नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। तो लगातार हम अलग अलग सीटों पर चर्चा करते आ रहे हैं। आज भी कुछ सीटों पर चर्चा करेंगे और वहां के मुकाबले को जानेंगे। ये जानेंगे कि वहां किसमें कितना है दम और सीट का मिजाज और नेचर क्या रहा है। तो संताल और कोयलांचल की सीटें बची हैं और एक एक कर तमाम सीटों पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। तो आज बात करेंगे, पहले लेते हैं संताल की सीट, राजमहल को सीट। राजमहल की सीट कितनी खास है, क्या इसका इतिहास रहा है, क्या यहाँ फिर से कमल खिलेगा या फिर एमटी राजा यहाँ पर जनता को अपने पक्ष में कर पाएंगे। किस तरह का चुनावी मुकाबला है वो समझने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले इस सीट का नेचर क्या रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जुड़े हुए हैं, सीधे रुख करते हैं उनका। रंजन जी, राजमहल की सीट का मिजाज क्या रहा है? संताल में कोशिश लगातार होती है बीजेपी की कि वो सेंधमारी करे, तो राजमहल उस हिसाब से बीजेपी के लिए कितनी मुफीद सीट है? उस लिहाज से बीजेपी के लिए ये फेवरेबल सीट है। हालांकि यहाँ पर मुकाबला जो होता है वो पहले बीजेपी और कांग्रेस के बीच में हुआ करता था, लेकिन अब कांग्रेस की जगह जो है वो जेएमएम ने ले ली है। लेकिन ये बात भी है कि राजमहल में जेएमएम अभी तक अपना खाता नहीं खोल सका है और इस बार उसकी कोशिश है कि वो जो खाता नहीं खोल सका है उसे खोले, इसलिए भी क्योंकि इस बार लोकसभा में उसे राजमहल से लीड मिली है 3,500 वोटों की, तो उसकी उम्मीदें बढ़ी हैं। दूसरी तरफ भाजपा ने एक बार फिर से तीसरी बार जो है वो अनंत ओझा पर विश्वास जताया है। 2 बार वो विश्वास पर खरे उतरे हैं। अब देखना यह है कि भाजपा ने तो अनंत ओझा पर तीसरी बार विश्वास जता दिया है, क्या जनता भी उन पर विश्वास जताती है? ये एक बड़ा सवाल है, यक्ष प्रश्न है, जिसका जवाब हमें 23 नवंबर को मिलने जा रहा है। अगर आप 1985 से देखें तो जो 8 चुनाव यहाँ पर हुए हैं उसमें 6 बार यहाँ से बीजेपी जीतने में सफल रही है और 2 बार कांग्रेस जीती है। तो जब आप ये आंकड़ा देखते हैं कि 6 बार बीजेपी और 2 बार कांग्रेस, तो लगता है कि ये बीजेपी के स्ट्रांग होल्ड वाली सीट है। लेकिन सच ये है कि इस सीट पर मुकाबला हमेशा कांटे का होता रहा है और उस कांटे के मुकाबले में बीजेपी जीतते रही है। 6 बार वो अब तक जीत चुकी है। अगर आप बात कीजिए तो यहां पर जो मुख्य बात है, राजमहल में अक्सर पोलराइजेशन देखा जाता है। अगर आप जेएमएम को देखिएगा तो जेएमएम यहां से मुस्लिम प्रत्याशी ही दिया करता है और इसके पीछे वजह यह है कि राजमहल में 45.7%, मतलब कि लगभग 46% जो है वो मुस्लिम वोटर्स हैं। तो जेएमएम जो है वो मुस्लिम वोटर्स को माफ कीजिएगा, मुस्लिम उम्मीदवार को उतारता है मैदान में और इसका एक काउंटर पोलराइजेशन होता है और फिर बाकी जो जितने लोग हैं वो बीजेपी की तरफ चले जाते हैं और इसका लाभ बीजेपी को मिलता है। कई बार यहां मुकाबला ट्रायंगुलर हो जाता है तो उसका लाभ भी बीजेपी को मिलता है, क्योंकि अगर कांग्रेस जब तक ट्रायंगुलर बनाता था तब बीजेपी को फायदा, फिर अगर कोई और प्रत्याशी बना दे तब भी बीजेपी को फायदा। लेकिन अगर आप एक बार ये चीज देखिए कि जब दोनों जो है आमने सामने हुए, कब हुए, तो ये मैं देख रहा हूं कि 2014 में मोहम्मद ताजुद्दीन मतलब एमटी राजा और सामने थे अनंत ओझा, और उस समय जो त्रिकोण बनाया वो बनाया बजरंगी प्रसाद यादव ने। तो बजरंगी प्रसाद यादव ने अनंत ओझा के कुछ वोट काटे, तो नतीजा क्या हुआ कि जीते तो अनंत ओझा ही, लेकिन सिर्फ 702 वोट से। और अगर दोनों के बीच मत प्रतिशत का फर्क ढूंढिएगा तो वो 0.36% ही नजर आएगा। लेकिन फिर जब 2019 की बात आती है तो यहां पर जेएमएम ने जो है एमटी राजा का टिकट काट दिया था, मोहम्मद ताजुद्दीन को टिकट नहीं दिया, तो उन्होंने जो है आजसू में जाना बेहतर समझा और आजसू के टिकट पर चुनाव लड़ गए। और जेएमएम ने क्या किया, काउंटर में किताबुद्दीन शेख को टिकट थमा दी। तो ऐसी परिस्थिति में जो है मोहम्मद ताजुद्दीन किताबुद्दीन के बीच में जो है मुस्लिम वोटों का बंटवारा हुआ और किताबुद्दीन शेख जो कि जेएमएम प्रत्याशी थे वो लगभग 11.5% वोट लाने में कामयाब हुए और नतीजा ये हुआ कि अनंत ओझा जो
जो है वो जीतने में सफल रहे 12,372 वोटों से। और तब मोहम्मद ताजुद्दीन जो कि आजसू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, उनको आए 36.38% वोट। तो वहां पर उनको वो नुकसान हुआ। लेकिन इस बार जो स्थिति है वो ये है कि यहां पर एमटी राजा और अनंत ओझा के बीच आमने सामने का मुकाबला दिखता है। यहां पर जेएलकेएम ने प्रत्याशी बनाया है मोतीलाल सरकार को, जो कि चाहते हैं कि अनंत ओझा के वोटों पर कैंची चलाएं। इसके अलावा अगर आप देखिए तो यहां पर सुनील यादव निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और वो जिप उपाध्यक्ष रहे हैं, तो उनकी भी कोशिश है कि जो यादव वोट है उसमें सेंधमारी जो है वो की जाए। लेकिन इन सब के बीच आप देखिएगा कि जो 14 प्रत्याशी राजमहल में हैं, उनमें से 5 मुस्लिम प्रत्याशी हैं। एक तो खुद एमटी राजा मोहम्मद ताजुद्दीन हो गए, इसके अलावा सपा से मोहम्मद शहादत हुसैन मैदान में हैं, और फिर निर्दलीय मोहम्मद असलम, नईम शेख और सद्दाम हुसैन भी जो है चुनावी मैदान में उतर गए हैं। इसके अलावा अधीर मंडल भी चुनावी मैदान में है और वो भी जो वोट लाएंगे वो अनंत ओझा को नुकसान पहुंचाएगा। तो दोनों ही तरफ के वोट कटने के उपाय जो हैं यहाँ पर हैं, और लोग लगे हुए हैं कि हाँ, कोई चाहता है अनंत ओझा के वोट काट लें, कोई चाहता है कि मोहम्मद ताजुद्दीन के वोट वो काट लें। लेकिन मुकाबला आप मानकर चलिए कि ये धीरे धीरे जो है पोलराइज्ड होगा, आमने सामने की लड़ाई होगी। जो नाराजगी अनंत ओझा से कुछ जातियों की है, शायद मुझे लगता है कि चुनाव आते आते तक जो है वो दूर हो जाएगी और फिर ये पोलराइजेशन वाला मामला ही आपको दिखेगा। हेमंता विश्व शर्मा वहाँ गए थे और उन्होंने जो है वहाँ पर वो पूरी कोशिश की है, और वो एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे वाला नारा भी वहां चला है। तो उस तरह से एक पोलराइजेशन की स्थिति जो है वो बनते हुए यहां पर दिख रही है। तो एक कांटे का मुकाबला होगा, ये आप मानकर चलिए। एक नजदीकी मुकाबला होगा, जो हार जीत का फर्क होगा वो बहुत कम होगा। तो ऐसे में किसी भी प्रकार की भविष्यवाणी करने से बचना चाहिए। एक बराबरी का मुकाबला, एक कांटे का मुकाबला राजमहल में। चलिए, तो यहाँ कांटे का मुकाबला है, लेकिन एक दूसरे को यानी दोनों के वोट बैंक को काटने के लिए भी कई कैंडिडेट हैं। अब कितना उसका असर पड़ता है, लेकिन राजमहल का इतिहास क्या कहता है? क्या यहाँ पर जो गठबंधन है, जो समीकरण है, वो किसी को फेवर करते हुए दिखते हैं रंजन जी? देखिए, अगर आप देखें तो जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप देखिए कि लगभग 46% अगर मुस्लिम वोटर्स हैं, तो ये बताने की जरूरत नहीं कि समीकरण किसको फेवर करता है। और उस लिहाज से देखिए तो बीजेपी को यहाँ इतनी बार जीतना ही आश्चर्य की बात है कि वो 6 बार यहाँ से जीतने में कामयाब रही है। तो ये चीज भी बता रहा है, समीकरण तो बता ही रहा है, लेकिन ये सीट ये भी बता रहा है कि यहाँ समीकरण धरे के धरे रह जाते हैं और यहां पर पोलराइजेशन होता है। और यही वजह है कि यहां पर बीजेपी को इतनी बार जो है वो सफलता मिली है। टी राजा अब जेएमएम से चुनावी मैदान में है, तो क्या इसका फायदा मुस्लिम और आदिवासी समीकरण मिलाकर होता हुआ दिख रहा है? या बिल्कुल ये पड़ेगा, इसमें दो मत नहीं है। लेकिन आप वही जब 2014 में जाइएगा तो आप देखिएगा कि एमटी राजा तब भी जेएमएम से थे और बजरंगी यादव भी थे, जो कि यहां पर आपको अनंत ओझा के वोट काट रहे थे। बावजूद इसके अनंत ओझा जीत गए, लेकिन वो फाइट क्या हो गई, बहुत टाइट फाइट हो गई, सिर्फ 702 वोटों की जीत मिली। तो स्थिति मुझे लगता है कि इस बार कुछ वैसी ही होने वाली है और बहुत क्लोज फाइट जो है वो राजमहल में होने वाली है। चलिए, तो राजमहल की फाइट बहुत दिलचस्प होगी और नजरें टिकी रहेंगी कि 20 को जनता किस पर मुहर लगाती है और 23 को नतीजे क्या निकलते हैं। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और ये भी संताल की एक सीट पर हम चर्चा कर लेते हैं। पाकुड़ की सीट है, यहाँ से आलमगीर आलम मंत्री भी रहे इस सीट से विधायक बनने के बाद, और फिलहाल अभी वो सज़ा जेल में हैं, और उनकी पत्नी निशात वो यहाँ से चुनावी मैदान में खड़ी हैं कांग्रेस की टिकट पर। तो वहीं पर अजहर इस्लाम यहाँ आजसू के कैंडिडेट हैं, तो सपा से अकील अख्तर भी हैं। तो अब ये
जो त्रिकोणीय मुकाबला, और देखिए यहाँ पर तीनों ही चेहरे अल्पसंख्यक समाज से आते हैं। यहाँ पर वोट बैंक भी ज़्यादा है, ज़्यादा समीकरण जो है वो फेवर करते हैं मुस्लिम कैंडिडेट को, लेकिन तीनों मुस्लिम कैंडिडेट यहाँ से हैं। तीनों पार्टियों की अब पार्टी की तरफ से जनता किसे फेवर करती रही है वो समझने की हम कोशिश करेंगे। पाकुड़ का मिजाज क्या कहता है, समीकरण क्या कहता है, रंजन जी? देखिए, अगर आप पाकुड़ को देखिएगा तो कांग्रेस यहां से 5 बार जीतने में सफल रही है और एक बार सीपीआई ने भी यहां जीत हासिल की है, जबकि बीजेपी को 2 बार यहां से सफलता मिली है। ये मैं 1985 से आपको बता रहा हूं, लेकिन जो बीजेपी को आखिरी जीत यहां पर मिली है वो 1995 में मिली है, जब बेनी प्रसाद गुप्ता जो है वो चुनावी मैदान में उतरे थे। उसके बाद से जो है बीजेपी को पाकुड़ में जीत नहीं मिली है। मतलब कि अगर आप देखिए तो एक तरह से 30 साल से बीजेपी यहां पर चुनाव नहीं जीत सकी। तो इसी वजह से इस बार जो है बीजेपी ने ये सीट जो है वो आजसू को दे दी, क्योंकि 1995 में जीतने के बाद फिर जब आप यहां पर डेमोग्राफी देखती हैं तो वो धीरे धीरे जो है मुस्लिम वोटर्स की संख्या बढ़ी है, तो उसका जो नुकसान है वो बीजेपी को उठाना पड़ा और इसीलिए उसने ये तय किया कि अब ये सीट आजसू को दे दी जाए। और आजसू ने क्या किया कि उन्होंने अजहर इस्लाम को अपना उम्मीदवार बना दिया, तो वो भी आपको अल्पसंख्यक समुदाय से ही आते हैं। आलमगीर आलम की पत्नी है यहां पर निशात आलम, वो भी अल्पसंख्यक समुदाय से, और अकील अख्तर साइकिल की सवारी कर रहे हैं। पिछली बार आजसू के कैंडिडेट थे और इस बार जो है उन्होंने साइकिल की सवारी कर ली है। और ये मानकर चलिए कि साइकिल जितनी तेज चलेगी मुझे लगता है कि निशात आलम की परेशानी उतनी बढ़ सकती है। तो अब जो जब कांग्रेस का यहाँ दबदबा रहा है 5 बार, तो लगता है कि बहुत मुश्किल होगी, एक सिंपैथी वोट भी होगा निशात आलम के साथ। देखिए, होता क्या था कि हर बार यहां बीजेपी का कैंडिडेट होता था और बीजेपी के कैंडिडेट आप देखिए तो बेनी प्रसाद गुप्ता, रंजीत कुमार तिवारी, संजीव कुमार, फिर उससे पहले 2 बार बेनी प्रसाद गुप्ता। तो जब ऐसी परिस्थिति आती थी तो यहां पर जो पोलराइजेशन होता था तो उसमें चूंकि मुस्लिम वोटर्स की संख्या ज्यादा है तो उसका लाभ कांग्रेस को मिल जाता था। लेकिन इस बार जो चीज बदली है और जो स्ट्रैटेजी एनडीए फोल्डर ने बनाई वो ये स्ट्रैटेजी बनाई कि यहां पर सभी जो है वो मुस्लिम प्रत्याशी ही डाल दिए जाएं, ताकि जो इंपैक्ट है इस 60% वोट का उसको कम किया जा सके। और ऐसी परिस्थिति में अगर एनडीए का प्रत्याशी जो है वो मुस्लिम वोटों में एक हिस्सा अपना निकाल ले तो फिर जो बाकी बीजेपी के यहां पर 27-28% वोट हैं, अगर वो उसमें जुड़ जाए तो उसके लिए जीतने की संभावना बन सकती है। तो आजसू की स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ है, एनडीए की स्ट्रैटेजी बिल्कुल यही है। दूसरी तरफ अकील अख्तर भी जो है यहां पर चुनावी मैदान में इससे पहले भी उतर चुके हैं और उन्होंने जीत भी हासिल की थी 2009 में और तब उन्होंने आलमगीर आलम को ही पराजित किया था। तो अकील अख्तर जो है 2009 दोहराना चाहते हैं, तो वो भी पूरे दमखम के साथ लगे हुए हैं। तो ये ट्रायंगुलर फाइट तो आपको दिख ही रही है। आपको ये भी बता दूं कि यहां जो 16 प्रत्याशी मैदान में हैं उनमें 10 मुस्लिम प्रत्याशी हैं, 1-2 नहीं, पूरे 10 मुस्लिम प्रत्याशी हैं। अब उसमें AIMIM के हाजी तनवीर आलम अंसारी भी हैं, तो आप ये मानकर चलिए कि उनका भी कुछ ना कुछ हिस्सा तो निकलेगा। अब वो 4% निकले, 5% निकले, लेकिन वो निकालेंगे। इसी तरह से सीपीआई के SK सैफुद्दीन हैं, वो भी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। आपकी विकास पार्टी के मोहम्मद अशरफ अली हैं, नवयुग प्रगतिशील मोर्चा के उमर अंसारी हैं, फिर मोहम्मद हिंजला शेख हैं, अशरफ शेख हैं, मोहम्मद हनीफ हैं। तो मतलब बहुत सारे प्रत्याशी यहां पर अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। और आखिर किसके काटेंगे, निशात के काटेंगे या फिर आजसू के काटेंगे? देखिए, वो मुस्लिम वोट में से काटेंगे, सब अपना अपना हिस्सा निकालेंगे। और जैसा मैंने कहा कि एनडीए की स्ट्रैटेजी बहुत साफ है
कि जब मुस्लिम वोटों में बंटवारा होता है तो नेचुरली जो आजसू के प्रत्याशी हैं अजहर इस्लाम, उनको भी एक हिस्सा जाएगा। अब हो सकता है वो बड़ा जाए, छोटा जाए, जो भी जाए, लेकिन एक हिस्सा तो जाएगा, ये तय है। जब उतना जाएगा और जो बीजेपी का यहां पर जो है वो 26-27% का वोट है, यहां पर वो वोट अगर आजसू प्रत्याशी के साथ जुड़ जाता है तो वैसी परिस्थिति में वो बिल्कुल मुख्य मुकाबले में आ जाएंगे। और इसीलिए मैंने कहा कि अकील अख्तर की साइकिल जितनी तेजी से चलेगी, जो निशात आलम है उनकी परेशानी उतनी बढ़ती चली जाएगी। हालांकि निशात आलम चूंकि आलमगीर आलम अभी जेल में है, हो सकता है इसे लेकर कुछ सिंपैथी गेन करें, तो एक सहानुभूति के अगर कुछ वोट उनको मिलते हैं तब तो फिर जो है आप मान कर चलिए कि उनको फायदा होगा। लेकिन अगर इस तरह के आरोप जो कि यहां पर एनडीए लगाता है भ्रष्टाचार के या इन चीजों के, तो उसका नुकसान भी उनको उठाना पड़ सकता है, क्योंकि यहां बोलने के लिए कौन है, तो सामने अजहर इस्लाम है या अकील अख्तर हैं। तो इस वजह से जो है यहां का चुनाव भी इस बार दिलचस्प बन गया है। हालांकि अगर आप पिछली बार देखिए तो आलमगीर आलम को यहां पर 52% के आसपास मत मिले थे। जब एक बार आप 50% क्रॉस कर जाते हैं तो फिर कुछ बचता नहीं। 65,108 वोटों से वो जीते थे, तो बड़ी मार्जिन थी। तो क्या वो पट जाएगा? बहुत मुश्किल है उसको पाटना, चूंकि ये गैप बहुत बड़ा है। और अगर आप इस बार जब लोकसभा चुनाव को देखिएगा तब यहां पर जो है आपको जेएमएम प्रत्याशी को 78,786 वोटों की लीड मिली है। लेकिन उस समय बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई थी। इस बार जो है कई कॉर्नर खुल गए हैं और ये चीज बताता है कि हो सकता है कि जो मार्जिन है वो थोड़ा थोड़ा कम हो, या ये भी हो सकता है कि एक फाइट बन जाए और वो तगड़ी हो। फिर से संताल लौटते हैं। यहाँ गोड्डा की सीट पर हम चर्चा कर लेते हैं कि गोड्डा की सीट क्यों अहम है और यहाँ का मुकाबला अब किस तरह नजर आएगा। बीजेपी के अमित मंडल फिर से यहाँ चुनावी मैदान में हैं, तो आरजेडी ने संजय यादव पर भरोसा जताया है। इसके अलावा यहाँ पर परिमल ठाकुर हैं जेएलकेएम की टिकट पर, तो परिमल ठाकुर किस पर कैंची चलाएंगे, किसके वोट बैंक पर कैंची चलाएंगे, ये भी जानना यहाँ बेहद दिलचस्प होगा। रंजन जी, गोड्डा की जंग है या गोड्डा की सीट है, अब जेएलकेएम के आने से यहाँ के समीकरण में क्या फर्क नजर आता है, सीट का मिजाज क्या रहा है? देखिए, अगर आप गोड्डा में पिछले 6 चुनाव को देखें तो आपको एक तरफ जो है वो राजद के संजय प्रसाद यादव ही दिखेंगे। हाँ, बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी बदलते रहे हैं, लेकिन अगर आप 1985 से देखिए तो बीजेपी यहां पर 4 बार जीतने में सफल रही है। आरजेडी को 2 बार जीत मिली है, कांग्रेस 1 बार जीता है, और जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है उसे भी 2 बार गोड्डा सीट पर सफलता मिली है। लेकिन अगर आप देखिए कि आखिरी जीत आरजेडी को कब मिली है, तो वो 2009 में मिली है, जब संजय प्रसाद यादव ने रघुनंदन मंडल को पराजित किया था। रघुनंदन मंडल कौन है? रघुनंदन मंडल अमित मंडल के पिताजी हैं। तो यहां पर उनको पराजित किया था। हालांकि फिर रघुनंदन मंडल ने 2014 में संजय प्रसाद यादव को शिकस्त देकर उस हार का हिसाब चुकता कर दिया, लेकिन फिर उनका निधन हो जाता है और फिर यहाँ एक बाई इलेक्शन होता है जिसमें कि डेब्यू करते हैं अमित कुमार मंडल, और उसमें जो है उन्होंने पिता की विरासत संभाली और संजय यादव को बड़े अंतर से पराजित किया। और फिर उसके बाद 2019 के विधानसभा चुनाव में भी अमित मंडल विजयी रहे, लेकिन जो जीत का मार्जिन था वो बहुत कम हो गया, वो 4,512 वोटों पर आ गया, मतलब कि 4,500 वोटों पर आ गया। तो अगर आप पिछले 6 चुनाव को देखते हैं तो आपको दिखता है कि बीजेपी यहां पर 4 बार जीतने में सफल रही है पिछले 6 चुनाव में, जबकि 2 बार आरजेडी को यहां पर सफलता मिली है। अमित मंडल के पिता, जैसा मैंने आपको बताया, रघुनंदन मंडल भी यहां प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, और अमित मंडल के दादा सुमरत मंडल भी 2 बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, लेकिन वो जेएमएम से चुनाव लड़ते थे, और जो जेएमएम को 2 सफलता मिली है यहां पर वो अमित मंडल के दादाजी ने ही दिलाई थी, और वो साल था आपको 1985 और 1990। तो ये है गोड्डा
के इतिहास के बारे में जो बातें हैं वो हमने देख ली। अब अगर हम देखें कि इस बार का मुकाबला जो है वो कैसा होगा, तो देखिए जो संजय प्रसाद यादव हैं लगातार पिछला 3 चुनाव हारे हैं। 2014 भी हारे, 2016 का बाई इलेक्शन हारे और 2019 का जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें भी उनको हार का सामना करना पड़ा। लेकिन जो गठबंधन है और उसमें आप देखिएगा कि चूंकि आरजेडी इस गठबंधन का हिस्सा है और आप अगर यहाँ के जातीय समीकरण पर जाइएगा तो यहाँ शेड्यूल कास्ट 10.38%, मतलब 10.38%, एसटी 8.25%, लेकिन मुस्लिम यहां पर 23.5% हैं और यादव जो हैं वो 7.5% है। तो आप अगर यहां पर देखती हैं तो 31% वोट संजय प्रसाद यादव का सिक्योर दिखता है कि इतने वोट तो उनको आ ही जाएंगे, 31%। अब इसमें वो कितना वोट जोड़ते हैं या कोई तीसरा प्रत्याशी आए जो किसी और के वोट को कम कर दे, तो एक ये चीज हो सकती है। तो यहां पर जेएलकेएम से प्रत्याशी परिमल ठाकुर हैं और यहां पर चूंकि जो ब्राह्मण वोटर्स हैं उनकी संख्या अच्छी है, लगभग 10% के आसपास ब्राह्मण हैं, तो परिमल ठाकुर की कोशिश होगी कि उन ब्राह्मण वोटों में सेंधमारी करें। और यही वजह है कि निशिकांत दुबे जो है वो यहां पूरा जोर लगा रहे हैं कि ब्राह्मण वोट बीजेपी से टूटे नहीं, वो वही इंटैक्ट रहे। वैसे एक दिलचस्प बात यह है कि जब परिमल ठाकुर को जेएलकेएम से टिकट मिला तो इसका जो है विरोध भी हुआ था, क्योंकि प्रवीण मेहता ने यह विरोध किया था और जो कुर्मी समुदाय के लोग हैं वो चाहते थे कि टिकट जो है जेएलकेएम से उनको मिले। लेकिन जब प्रवीण महतो की नाराजगी सामने आई तो फिर उनको पौरैया हाट से टिकट दे दिया गया और यहां से परिमल ठाकुर ही चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में निशिकांत दुबे की भूमिका बढ़ती है, उनके ऊपर जो है ये जिम्मेदारी बीजेपी ने डाली है कि आप ब्राह्मण वोटों को टूटने नहीं देंगे। तो ये एक चीज दिखती है। इसके अलावा यहां आप देखिए तो राजपूत अच्छी संख्या में हैं, यहां पर वैश्य समुदाय की भी संख्या अच्छी है और मंडल जो हैं खुद 7% यहां पर हैं और यह अमित मंडल को मजबूत बनाता है। तो दोनों तरफ देखिए। और अब चूंकि यह भी बात है कि यहां पर जेएलकेएम का प्रत्याशी महतो वोटर नहीं है, तो और जो नाराजगी उसको लेकर प्रवीण महतो ने यहां पर दिखाई थी, हालांकि बाद में उसे डैमेज कंट्रोल के तहत जो है उनको पौरैया हाट भेजा गया, तो अब इसके बाद हो सकता है कि जो महतो वोटर्स हैं वो वापस बीजेपी की तरफ लौटें। लेकिन इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि हाँ वो लौटते हैं या नहीं लौटते हैं, या वो परिमल ठाकुर के साथ ही जयराम के नाम पर जाना चाहते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। तो एक ये चीज जो है वो महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री जो है आपको शुक्रवार को जो है जमुई आए थे और उसके बाद लौटते समय वो देवघर एयरपोर्ट पर भी आए थे, वहाँ पर निशिकांत दुबे से उनकी मुलाकात भी हुई है, क्योंकि जो देवघर का इलाका है और जो यहाँ 5-6 कंस्टिट्यूएंसीज हैं वहाँ पर निशिकांत दुबे की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है और वो उसी तरह से यहाँ पर काम भी करते हुए दिख रहे हैं। और आप मानकर चलिए कि चूंकि गोड्डा में आप देख रही हैं कि मुस्लिम वोटर्स 23.5% हैं, तो आप मानकर चलिए कि यहाँ पर भी ध्रुवीकरण जो है वो हो सकता है, चूंकि ये जो मामला तुष्टीकरण का, घुसपैठ का है और साथ में जो जीए मीर का बयान आया है घुसपैठियों को गैस सिलेंडर वाली बात, जिसको कि बीजेपी ने एक राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया है और महाराष्ट्र के चुनाव में भी अब इसकी चर्चा हो रही है, तो आप मानकर चलिए कि इसकी चर्चा भी शुरू हो जाएगी। तो नेचुरली जो है अगर पोलराइजेशन होता है तो वैसी परिस्थिति में बीजेपी को गोड्डा में फायदा हो सकता है, और अगर पोलराइजेशन नहीं होता है तो आप मान कर चलिए कि अमित कुमार मंडल और संजय प्रसाद यादव के बीच कांटे का मुकाबला होगा, जैसा कि पिछली बार हुआ था जब अमित कुमार मंडल को सिर्फ 4,500 वोटों की जीत मिली थी। तो इस बार जो है वो परिणाम कुछ भी हो सकता है। तो एक क्लोज फाइट की उम्मीद हम लोग जो हैं वो गोड्डा में भी
कर रहे हैं। चलिए, गोड्डा में भी काफ़ी दिलचस्प मुकाबला संताल की इस सीट पे। अगली सीट की तरफ बढ़ते हैं जो विश्वविख्यात है, यानी बाबा नगरी देवघर। अब बाबा नगरी की सियासत क्या रंग दिखाएगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल जो मुकाबले नजर आ रहे हैं वो आरजेडी के सुरेश पासवान और बीजेपी के नारायण दास के बीच में है। अब इनके बीच में इस बार ये जंग कितनी दिलचस्प नजर आ रही है? क्या जो निर्दलीय खड़े हो रहे हैं या दूसरी पार्टियों से खड़े हो रहे हैं वो यहाँ पर कोई तीसरा कोण बना पा रहे हैं, या फिर अगर वो किसी के वोट काटते हैं तो किसके वोट कटेंगे और समीकरण किसके फेवर में जाते हुए नजर आ रहे हैं? रंजन जी, अब बाबा नगरी देवघर पर चर्चा कर लें तो क्या लगता है कि आरजेडी के लिए यहाँ राहें इस बार थोड़ी आसान हुई हैं या फिर से यहाँ कमल खिलेगा? देखिए, अगर आप पिछले चुनाव को देखिए तो लगता है कि आरजेडी के लिए राह आसान हो सकती है, क्योंकि पिछली बार नारायण दास सिर्फ 2500 वोटों से जीते थे, 2624 वोटों से। और दिलचस्प यह है कि उनकी 2 जीत जो है वो 2 बार से लगातार जीत रहे हैं। इस बार हैट्रिक लगाने के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन अगर आप पिछले 2 बार को देखें तो दोनों बार की जीत जो है वो एक दूसरे के बिल्कुल उलट है। 2019 में 2500 वोटों की जीत, तो 2014 में 45,000 वोटों की जीत। तो ये बड़ा दिलचस्प है कि क्यों एकाएक जो है उनके वोट इतने गिरे। हालांकि मत प्रतिशत आप देखिएगा तो वो बहुत नहीं गिरा। 2014 में 42.31% था, तो 2019 में वो 41% था। मतलब कि 1.3% वोट गिरा, तो इतना कुछ हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि 2014 में कई कोण बने हुए थे। तब सुरेश पासवान जो आरजेडी से प्रत्याशी थे उनको 21.5% वोट आए थे, तो जेएमएम ने भी अपना कैंडिडेट दे दिया था जिसे 10.5% से ज्यादा वोट आया था। तो 2019 में क्या बदला ये कि आरजेडी, जेएमएम, कांग्रेस एक साथ आ गई। लेकिन 2019 में एक और चीज बदला कि बीजेपी, आजसू, जेवीएमपी सभी अलग अलग थे, तो आजसू के अलग होने का भी नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा था। लेकिन अगर आप आजसू के वोटों को भी जोड़ देंगी तो तब भी जीत उतनी बड़ी थी नहीं। मतलब कि ये तब भी लगता कि एक नजदीकी मुकाबला है, क्योंकि तब भी अगर आप देखिए तो बहुत ज्यादा वोट जो है आजसू ला पाने में सफल नहीं हो पाया था, सिर्फ 2% वोट उसे आए थे यहां पर। तो इसलिए इस बार का मुकाबला नजदीकी माना जा रहा है। खास करके लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी की तरफ से कुछ अप्रिय खबरें भी यहां से आई थी, और ये कहा जा रहा था कि निशिकांत दुबे और नारायण दास के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस लोकसभा चुनाव में निशिकांत दुबे देवघर में पूरा पसीना बहा रहे हैं और अश्योर करना चाहते हैं कि बीजेपी के हाथ से ये सीट जाने न पाए। तो ये फर्क आया है। अब मुझे लगता है कि नेतृत्व के लेवल पर, ऊपर के स्तर पर कुछ इस तरह की बातचीत शायद हुई हो। अब अगर देखिए, अगर हम यहाँ की बात करें तो बीजेपी को जो मोदी का नाम है उसका भरोसा है, क्योंकि जो मोदी की सभा हुई थी, चाहे आप गोड्डा की बात कर लीजिए या फिर जो यहाँ पर देवघर, मधुपुर और सारठ को कंबाइंड करके जो एक पीएम की सभा लगी थी, तो वो वहाँ भारी भीड़ हुई थी। तो एक मोदी का नाम आप कह लीजिए और जो शहर का मिजाज है उस पर जो है वो बीजेपी को भरोसा है। और दूसरी तरफ आरजेडी इस चीज को अश्योर करना चाहती है कि गठबंधन की गांठ जितनी मजबूत रहेगी उनकी स्थिति उतनी मजबूत होती जाएगी। तो उनकी कोशिश है कि गठबंधन की गांठ कहीं से ढीली न पड़े। तो दोनों तरफ की ये योजना है। और अगर आप देखें तो यहाँ मुस्लिम 10.6% हैं, जो शेड्यूल कास्ट हैं वो 14.37% हैं। देवघर एक एससी आरक्षित सीट है, यहाँ पर एसटी जो हैं वो 6.23% हैं और यादव 9.1% हैं। जो राजपूत हैं वो आपको लगभग 7%, भूमिहार 3%, कुर्मी 7-8% हैं। मंडल यहाँ पर 4.1% हैं। भूमिहार जो हैं वो
3% मैंने बताया, ब्राह्मण जो हैं लगभग 10% हैं यहाँ पर। इसी तरह से आप देखिए कि जो वैश्य वर्ग हैं उसकी भी संख्या जो है अच्छी है। अगर वैश्य और अन्य पिछड़ी जातियों को देखिए तो लगभग 25% उनका वोट हो जाता है, और प्लस अगड़ी जाति भी अच्छी संख्या में है, ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार की आप बात कर लीजिए। तो ये समीकरण देखने से तो साफ लगता है कि नारायण दास को सपोर्ट कर रहा है। हालांकि चूंकि मुस्लिम वोट यहां पर 10.6% ही है, और फिर आपको यादव वोट अगर आप उसमें जोड़ते हैं तो 22, 23, 24% के आसपास पहुंचता है, जो 2014 में आपको सुरेश पासवान को मिला भी था 21.55%। तो आप यहां पर यह देखते हैं कि अगर जो समीकरण है वो आपको नारायण दास को सपोर्ट करता दिखता है, और इस बार लोकसभा का चुनाव जो है वो इसका गवाह बना था। तब बीजेपी ने यहां 42,738 वोटों की लीड ली है। निशिकांत दुबे को यहां 42,000 वोटों की लीड मिली है, लेकिन पिछली बार यह लीड 75,000 की थी 2019 लोकसभा में। लेकिन उस 75,000 की लीड को देखिए कि वो विधानसभा चुनाव आते आते तक 2,500 की रह गई थी। तो इसलिए विधानसभा चुनाव के अलग समीकरण भी बनते हैं, माहौल भी अलग बनता है। बीजेपी को इस बार फायदा जो है वो ये है कि एंटी इनकम्बेंसी उसे नहीं झेलनी है, चूंकि सरकार उसकी है नहीं। पिछली बार रघुवर दास की सरकार थी तो वो एंटी इनकम्बेंसी थी। अब यहां पर जो है स्थानीय लेवल पर यह देखना होगा कि नारायण दास के खिलाफ कितनी एंटी इनकम्बेंसी है, चूंकि 2 टर्म उनका हो गया, 10 साल से वो वहां पर जो है विधायक हैं, तो उन्होंने वहां कितने काम किए हैं इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। निशिकांत दुबे ने जो काम किए हैं उसका भी फायदा नारायण दास को मिल सकता है। तो यहां पर भी आप मानकर चलिए एक करीबी मुकाबला होगा, क्योंकि अगर आरजेडी के पिछले बार आप वोट देखिए तो वो ऑलमोस्ट 40% के आसपास था और बीजेपी का 41% के आसपास। अब वो स्थिति रह जाए तब तो बिल्कुल कांटे का मुकाबला, लेकिन अगर अब उसमें आप आजसू के वोट जोड़ दीजिए, एलजेपी के वोट जोड़ दीजिए, जेवीएम के वोट जोड़ दीजिए, तो वो लगभग 50-51% के आसपास पहुंच जाता है। तो अगर वो सारे वोट वास्तव में कन्वर्ट हो जाते हैं बीजेपी की तरफ, तब तो नारायण दास की राह आसान हो जाएगी। लेकिन अगर वो वोट, चूंकि बहुत छोटे पॉकेट के वोट थे, 2%, 1.5%, 4%, तो ये भी हो सकता है कि जो प्रत्याशी खड़ा हुआ हो वो उसका वोट हो, तब तो वो बीजेपी की तरफ आएगा या नहीं आएगा आप दावे से नहीं कह सकते। लेकिन अगर वो पार्टी का वोट होगा तब वो बीजेपी की तरफ आ सकता है। तो एक दिलचस्प मुकाबला, खास करके 2019 देखने के बाद तो मैं ये कह सकता हूं कि मुकाबला कांटे का हो सकता है। हालांकि यहां पर तीसरा कोण कोई वैसा दिख नहीं रहा है। हालांकि जेएलकेएम के प्रत्याशी हैं, बीएसपी के प्रत्याशी हैं, और यहां प्रत्याशी भी कम है, सिर्फ 7 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। ये तो मुकाबला और भी दिलचस्प हो जाएगा, आमने सामने का। तो ये बिल्कुल तय है कि यहां आमने सामने का ही मुकाबला होना है, क्योंकि 2 तो यही हो गए, जेएलकेएम, बीएसपी तो 4 और 3 निर्दलीय हैं, तो ये 7 प्रत्याशी यहां चुनावी मैदान में हैं। तो देवघर में एक दिलचस्प मुकाबले की उम्मीद हम करते हैं, क्योंकि जब भी आमने सामने की लड़ाई होती है तो वोट 2 पोल में बंटता ही बंटता है। बिल्कुल। अब बाबा नगरी में किस पर बाबा की कृपा बरसती है और 23 तारीख को ये पता चल पाएगा कि जनता किसके नाम पर मुहर लगा रही है।